नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हम आपके सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आज हमारी सबसे बड़ी खबर है शुगर को लेकर, जहां सरकार ने शुगर एक्सपोर्ट का कोटा जारी कर दिया है। 10 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट को सरकार की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। ईटी न्यूज़ स्वदेश ने इसकी जानकारी आपको महीने भर पहले दी थी और पिछले फ्राइडे को हमने बताया भी था कि अमित शाह की तरफ से उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन कर दिए और जल्द ही इसकी मंजूरी मिल सकती है और आज उसको नोटिफाई कर दिया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपक बल्लानी जी हैं, डीजी हैं इस्मा के। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। आप लगातार हमारे साथ जब भी बात हुई तो आप लोगों ने डिमांड रखी थी, हालांकि आपकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा थी, वो डिमांड तो पूरी नहीं हुई। आप लोग 20 लाख टन की उम्मीद लगाए बैठे थे। क्या लग रहा है 10 लाख टन भी पर्याप्त है शुगर एक्सपोर्ट का जो इजाज़त मिली है? सर नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, ये बहुत अच्छी खबर है और हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं और हम अपना ग्रैटिट्यूड एक्सटेंड करना चाहते हैं सरकार को। ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हमारे एचएम होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी, हमारे फूड मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी। और बेसिकली ये डिसीजन एक बहुत वेलकम मूव है और ये दर्शाता है कि सरकार को इस सेक्टर के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। और जो एक हम हमेशा एक चीज बोलते थे कि भाई हमारे पास पर्याप्त शुगर है, हमारा ओपनिंग स्टॉक काफी हेल्दी है, हमारा ये साल का प्रोडक्शन भी रीजनेबली ओके है और इतनी कैरी फॉरवर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 20 लाख टन हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट हमने ये भी बोला था कि लगभग 10 लाख टन अभी आप इमीडिएट बेसिस पे मंजूरी दे दें जनवरी में, और 10 लाख टन थोड़े दिन बाद क्रॉप को असेस करके दिया जा सकता है। तो हमें बड़ी खुशी है कि सरकार ने हमारी बात सुनी है और सारे मुद्दों को एनालाइज करके, सारे मुद्दों को असेस करके एक बहुत ही अच्छा डिसीजन जो कि डायरेक्टली किसानों को बेनिफिट करेगा, आई थिंक वो लिया गया है। आई थिंक इसका हम बहुत स्वागत करते हैं। आप लोगों की है जिसका अभी भी इंतजार है, इसमें देरी क्यों हो रही है सर? एक तो एथनॉल प्राइसेस में बढ़ोतरी को लेकर, दूसरा मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ाने को लेकर। मुझे लगता है आज का दिन इस डिसीजन को सेलिब्रेट करने का है कि एक हमारी जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी एक्सपोर्ट की वो पूरी हो गई है। और ये एक, मैंने जैसे बोला कि इसके ये एक बहुत स्टेबिलिटी लाएगी, जो एक प्राइस की जो वॉलेटिलिटी थी, जो डोमेस्टिक प्राइस में स्टेबिलिटी लाएगी, मिल्स को एक फाइनेंशियली वाइबल बनाएगी और रूरल इकोनॉमी को हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें कई सारे केन पेमेंट्स जो एरियर है वो कम हो जाएंगे। तो एक मार्केट स्टेबलाइज होगा, ये बहुत ही अच्छी खबर है। जहां तक एमएसपी का सवाल है और इथेनॉल रेट का सवाल है, हमें अभी भी उम्मीद है कि इथेनॉल रेट जल्द ही रिवाइज होगा, क्योंकि इसके ऊपर हम बहुत बार बात कर चुके हैं और सरकार भी इस मुद्दे से बिल्कुल सेंसिटाइज्ड है। और मुझे लगता है कि यह मैटर ऑफ टाइम है और जल्द ही सरकार इथेनॉल रेट के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेगी। बीजेपी जब भी किसी भी राज्य में अगर चुनाव जीतती है तो अगले चुनाव की तैयारी जब वो उनके सेलिब्रेशन के दिन से ही शुरू हो जाती है। तो उस तैयारी के साथ आप लोग भी अगर अपनी डिमांड लगातार बनाए रखेंगे तो हो सकता है कि उस पर भी फैसला हो। चलिए सर, एक और चीज़, जो नंबर्स है, जो सरकार के एस्टिमेट्स है कि 320 लाख टन उत्पादन का 2024-25 जो 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है उस सीजन में, उसके अलावा जिसमें से 40 लाख टन डाइवर्जन है एथनॉल के लिए, 79 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक था, तो उसके बाद 69 लाख टन के आसपास सरकार का एस्टिमेट है जो 2025 में क्लोजिंग होगा। उसमें से 60 वो लोग आमतौर पे बफर के लिए जो नॉर्म्स है वो है। क्या इतना ही है कि आपका अनुमान उससे ज़्यादा भी है? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जो फर्स्ट एस्टिमेट हमारा जुलाई एंड में आया था वो लगभग 333 था। बट जहां तक हमारे अभी ऑन ग्राउंड इंफॉर्मेशन मिली है वो इससे कम हो सकता है। बट अभी इस वक्त हमारा पूरा सैटेलाइट इमेजिंग और हमारी केन टीम फील्ड में है और क्रॉप को एनालाइज कर रही है। 31 तारीख को लगभग ये हमारी टीम, हमारी कमिटी मिलेगी और हम सारे मुद्दों पे एक साइंटिफिक डिस्कशन करके एक फाइनल हम एस्टिमेट, सेकेंड एस्टिमेट हम जारी करेंगे। बट हाँ, अभी तक ऐसा लग रहा है कि 333 से कम होगा, लगभग 315 320 का अनुमान लग सकता है।
बट फाइनल नंबर हम जो है एस्टिमेट जो है हम 31 तारीख को ही जारी करेंगे। कोशिश कीजिएगा, हमारे लिए भी वक्त निकालिएगा और हमारे दर्शकों को बताइएगा। एक और सवाल सर ये है कि शुगर और जो मोलासेस के बाद, मोलासेस टू एथेनॉल बनने के बाद जो प्रेस मड होते हैं उससे भी फर्टिलाइजर बनाने की तैयारी है। इस पर आपके पास क्या अपडेट है, क्या जानकारी है सर? देखिए, प्रेस मड से अभी तो जो हमारा सीबीजी के काफी सारे प्लांट्स लग रहे हैं और सरकार ने इस पे बहुत अहम लीड लिया है और लगभग 1000 सीबीजी प्लांट अलग अलग फीडस्टॉक से लगाने का टारगेट है 2025 में। उसमें शुगर में और जो प्रेस मड से सीबीजी के जो प्लांट कई लग रहे हैं और लगभग अच्छी प्रोडक्शन होने की उम्मीद है। तो और जो ये बायो कंपोस्ट जो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, उसका भी यूटिलाइजेशन हमारा प्रेस मड का हो रहा है। तो इस एरिया में काफी इन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं और काफी काम चल रहा है। और हमारे इंडस्ट्री, इस्मा और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस सरकार के साथ लगातार बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इन प्रोडक्ट्स को कैसे वायबल बनाया जा सके और कैसे इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जाए ताकि ये इसको एक्सपैंड कर सके और इसको हम यूज कर सके अपने खेतों में। और सवाल, छोटा जवाब मैं इसका चाहूंगा, इथेनॉल प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होता है तो क्या सरकार एक्सपोर्ट की इसकी भी इजाज़त दे सकती है? क्योंकि बाकी प्रोडक्ट, क्योंकि आप यहाँ पे बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, इस साल तो हम लगभग 18% ब्लेंडिंग पहुंच जाएंगे और उसके हिसाब से जो ऑफर्स आए हैं तो मुझे लगता नहीं है कि एक्सपोर्ट के लिए इस साल कुछ बचेगा। अगले साल हमको 20% करना है। लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि एक कमेटी की गठन हुई है जो कि E20 के आगे की रोड मैप बना रही है। उसमें फ्लेक्सी फ्यूल लॉन्च होगा, उसमें कई सारी चीजें लॉन्च होने की बात हो रही है। तो हमारा इथेनॉल कंजम्पशन आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में बढ़ेगा। तो मुझे लगता है इस वक्त तो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन इतनी ज्यादा बढ़ेगी इथेनॉल की कि मुझे एक्सपोर्ट के लिए कोई रूम नहीं दिखता। बट अगर कोई ऐसी पॉलिसी आए कि अगर हम नेबरिंग कंट्रीज में अगर हमारी कभी प्रोडक्शन हमारे कंजम्पशन से ज्यादा हो और उस वक्त कोई ऐसी पॉलिसी आए जो हम अपने नेबरिंग कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते, तो उसका हम जरूर स्वागत करेंगे। शुक्रिया सर, वक्त निकाला आपने और एक अहम खबर के बाद सबसे पहले आप हमारे पास आए और हमारे दर्शकों को बताया, अपडेट दिया और पूरी जानकारी और इंडस्ट्री की जो इशूज है, की इशूज है, उस पर भी चर्चा की। शुक्रिया एक बार फिर से आपका। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और मेहमान हैं, राहिल शेख हैं, एमडी हैं मेयर कमोडिटीज़ के। शुक्रिया राहिल भाई। सबसे पहले आपसे बातचीत हो रही थी, आपने कहा था कि जल्द इसको नोटिफाई किया जा सकता है। 10 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं। सर, पर्याप्त है या और भी रूम था एक्सपोर्ट और भी ज़्यादा बढ़ाने को मंजूरी? क्योंकि अभी इस्मा के डीजी हमारे साथ है, वो कह रहे थे कि 20 लाख टन की मंजूरी की डिमांड हम लोग कर रहे थे, लेकिन सरकार से ये भी हमने कहा था कि फेज्ड मैनर में करे, पहले 10 लाख टन करे, अगर बाद में फिर से एडिशनल शुगर होता है तो फिर उसके ऊपर बाद में भी फरवरी मार्च के बाद इस पर फैसला लिया जाए। आप क्या कहेंगे सर इस फैसले को? सर, मेरे हिसाब से तो आज अगर भारत सरकार के हम आंकड़े ले तो उनके पास 80 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक है और अगर करंट ईयर का प्रोडक्शन अगर हम 280 के करीब पकड़ते हैं तो 360 के करीब हमारे पास में अवेलेबिलिटी है। 40 लाख टन हमारा एथेनॉल में चला जाएगा, 10 अभी हमने एक्सपोर्ट किया और अगर कंजम्पशन 280-90 का आता है तो हमारे पास में मेरे हिसाब से भी स्थिर हमारे पास 10 लाख टन की और गुंजाइश है एक्सपोर्ट करने की सेकेंड हाफ में। एक बार प्रोडक्शन के आंकड़े फ्रीज हो जाए कि हम 280 के करीब जा रहे हैं या 290 के करीब जा रहे हैं, आज थोड़ा सा उसमें वेरिएशन है, तो 280 पे भी हमारे पास 20 लाख टन का एक्सपोर्ट अवेलेबिलिटी बनता है। मेनली बिकॉज के हमारे अगले साल का जो उत्पादन है, जो आज सोइंग दिखाई दे रही है, वो काफी अच्छी है। तो अगले साल अगर हमारे लिए हमको इट्स बेटर कि हम इसको प्रीएम्प्ट करके चले कि अगले साल भारत सरकार को जरूरी नहीं है कि 50 लाख टन का या 60 लाख टन का बफर लेके चले, क्योंकि अगले साल हमारा क्रॉप अगर ये साल 280 के करीब बनता है ऑन शुगर या 320 बनता है विद एथेनॉल, तो अगले साल मुझे लगता है हम 350 के करीब पहुंचेंगे। तो काफी रूम है सरकार के पास आज की तारीख में एक्सपोर्ट को लेके चलने। और इसकी वजह से आप अगर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट विश्व अगर ये देखा जाए कि हमारा शुगर का प्राइजेस जो था वो 33,500 रुपए के लगभग था 2 महीने
एक महीने पहले। आज वो बढ़ के 36,500 हुआ है। इसमें जो एथेनॉल बेस्ड शुगर मिल है उनके लिए तो थोड़ी बहुत वायबिलिटी आ गई। जो स्टैंड अलोन है उनके लिए तो अभी भी वायबिलिटी नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से सरकार का ये मूव बड़ा अच्छा है कि उन्होंने 1 मिलियन टन को एक्सपोर्ट अलाउ किया और 25 मिलियन टन 26 मिलियन टन जो स्टॉक में पड़ा है हमारे पास में उसको थोड़ा उन्होंने फेयर वैल्यूएशन पे ले आए। ओके सर, एक्सपोर्ट की और डिटेल्स क्या है? कैसे मिल्स कौन कैसे एक्सपोर्ट होगा? क्या सरकार का इस पे काफी हस्तक्षेप होगा या आप लोगों के लिए कोटा मिलों के हिसाब से कोटा जारी किया जाएगा हर एक्सपोर्टर्स को? कैसे ये पूरी प्रक्रिया होगी एक्सपोर्ट की? तो बेसिकली ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड रहा है हमेशा से। इसे कहा जाता था MAEQ फॉर्मेट में। तो हर मिल को अपने उत्पादन का शायद 3.16% एलोकेट किया गया है कि वो अपनी एक्सपोर्ट कर सकती है उस क्वांटिटी को। और उसी को जो मिल को एक्सपोर्ट वायबिलिटी नहीं आती है, जैसे यूपी बेस्ड हो गए या आंध्रा बेस्ड हो गए जिनका डोमेस्टिक मार्केट हायर है, वो अपना कोटा जो है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक की मिलों को बेच सकती है या ट्रांसफर कर सकती है। तो बेसिकली यूपी को कोटे का प्रीमियम मिल जाता है और महाराष्ट्र से जो सरप्लस प्रोडक्शन का एरिया हमेशा रहा है और पोर्ट के नजदीक है तो उसकी वायबिलिटी वहां के लिए बन जाती है। तो बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल रहा है फॉर एवर। तो आई थिंक ये जैसे लास्ट टाइम था वैसे ही चलेगा। और 1 मिलियन टन का जो स्कोप है हमारे लिए जो सितंबर तक भारत सरकार ने दिया है, अगर आप देखो तो हमारे रीजनल मार्केट जो है श्रीलंका, जहां आप रिसेंटली थे भी, फिर आप अफगानिस्तान पकड़ लीजिए, आप मिडिल ईस्ट पकड़ लीजिए और हॉर्न ऑफ अफ्रीका पकड़ लीजिए, तो ये मंथली 50-60 हजार टन के कंजम्पशन के मार्केट है। तो हमारे लिए तो कैसे ये कैश फ्लो का एक आउटलेट भी बनेगा। और एक्सपोर्ट ये सब एरियाज में हमारी शुगर जो है वो 3 दिन 5 दिन में पहुंच जाती है। तो जो बायर्स है उनके लिए भी इंडियन शुगर खरीदना आसान रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये वर्ल्ड मार्केट पे इतना बड़ा इम्पैक्ट भी करेगा। आई थिंक वर्ल्ड मार्केट जो लेवल पर है हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लगभग आसपास है, तो ये 1 मिलियन टन को बेचना हमारे लिए बहुत आसान काम। ओके सर, आखिरी सवाल, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे साथ 2 और मेहमान हैं। मैं सर अब ये जानना चाहूँ मिलर्स के हिसाब से, अगर वो डोमेस्टिक मार्केट में इसे अगर बेचते हैं और बाहर बेचते हैं तो इनके मार्जिन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं इक्विटी के लिहाज से ये जानना चाह रहा था। आज की तारीख में सर, आज हिंदुस्तान का जो लो क्वालिटी वाइट्स का वायदा है, जो बाजार है, अगर आप उसको मैप करोगे तो मोर और लेस एक्सपोर्ट की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम आ गई है। बाजार तो एक साइंस पे काम करता है, तो जो सबसे चीपेस्ट शुगर है वो हिंदुस्तान की है आज की तारीख में वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से। और वो ये नियर बाय डेस्टिनेशन पे अगर जाती है तो हूबहू आज डोमेस्टिक प्राइसिंग उनको मिलेगी अराउंड 37 रुपया या 37-50, तो आप पकड़ लीजिए $10 का प्रीमियम शायद डोमेस्टिक के ऊपर एक्सपोर्ट पे मिल जाए। ओके, तो सर अगर बहुत ज्यादा फायदा नहीं है तो फिर इतनी ज्यादा मांग क्यों थी सारे एसोसिएशंस की? तो अगर आप देखेंगे तो बाजार के हमने जो है पिछले साल से इसकी डिमांड थी, तभी बाजार $600 के लगभग था। आज बाजार $472 के लगभग है। तो जैसे इंडियन की ये न्यूज बिल्ट इन हुई है, ब्राजील का उत्पादन 40 मिलियन के ऊपर चला गया, जो 36-37 की बात हो रही थी। तो वर्ल्ड मार्केट ने भी कम से कम $150 जो है वो टूटा है पिछले तकरीबन नहीं तो भी 4 से 5 महीनों के अंदर। तो इसीलिए ये आकर के पैरिटी पे। तो बाजार तो वैसे भी फैक्टर इन कर रखा है। आइस शुगर को भी अगर देखें तो जनवरी के पहले हफ्ते से ही आप अगर देखें तो 6% की गिरावट यहाँ पे आइस पर भी शुगर कीमतों में दिख रही है। तो ऐसा मानकर चले राहिल भाई कि क्या अब सेल ऑन न्यूज हो जाएगा? अब ये खबर पूरी तरह से आ गई, पहले से इन्होंने फैक्टर इन कर रखा था, तो अब यहाँ पर दबाव बन सकता है फिर से, मतलब तेजी लौट सकती है? तेजी तो मैं नहीं कहूंगा, बिकॉज वर्ल्ड का जो बैलेंस है आज की तारीख में, जो ब्राजील का प्रोडक्शन बढ़ गया है जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान ने 7-8 लाख टन एक्सपोर्ट कर दिया, अभी हम 1 मिलियन लेकर के आ गए हैं। तो जो मेरा अनुमान है कि आई थिंक मार्केट शुड रिमेन कंस्ट्रक्टिव फ्रॉम दिस लेवल। यहाँ से बाजार जो है वो ऊपर की तरफ देखना चाहिए, बट बाजार आजकल लिक्विडिटी और मैक्रो कंडीशंस काफी डिफरेंट है। मेरे ख्याल से फंड्स काफी शॉर्ट थे न्यूयॉर्क के ऊपर, अगर वो कवर करेंगे तो ये बाजार फिर से चढ़ना चाहिए। ओके, तो वहाँ से शॉर्ट कवरिंग अगर होती है तो डेफिनेटली यहाँ पे चलेंगे। हालांकि आइस शुगर आज पॉजिटिव मूड में दिख रहा है। शुक्रिया, आपने पूरे मार्केट के बारे में प्राइस आउटलुक भी बताया और इससे मिलों को क्या फ़ायदा होने वाले और कितनी राहत की खबर है आपने इस्मा के डीजी और राहुल शेख जी से भी सुना, जो एमडी है मेयर कमोडिटीज़ के। चलिए वापस से लौटते हैं नॉन एग्री मार्केट की ओर। और यहाँ पर गिरावट नेचुरल गैस में बढ़ती जा रही है, क्योंकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि फरवरी के महीने में यूएस और यूरोप में
ठंड कम अब रहेगी, क्योंकि जनवरी को लेकर काफ़ी सर्दी पड़ने की संभावना थी, डिमांड ज़्यादा रहने की उम्मीद थी, उस वजह से तेज़ी थी, लेकिन आज काफ़ी गिरावट दिख रही है। हमारे साथ दो मेहमान हैं, उनसे समझेंगे हम एग्री और नॉन एग्री मार्केट की राय। सबसे पहले हम अपने पहले मेहमान के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका नज़रिया क्या है, वो क्या राय दे रहे हैं। अमित खरे हैं GCL से, और साथ ही हमारे साथ कंवर सादरी हैं अवांस एंटरप्राइजेस से। आप बताइए अमित जी, क्या लग रहा है, आज एनजी तो काफ़ी तेज़ गिरावट दिखा रहा है, और गिर सकता है क्या? नमस्कार सुमन जी, काफी जो कॉमेक्स में एनाइमेक्स में डाउनफॉल था उसका असर अपने मार्केट पे देखने को मिला। बट लग नहीं रहा है कि प्राइसेस 320 के नीचे ज्यादा रुक पाएंगे। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी का बेस्ट ऑप्शन रहेगा 327 326 की रेंज में खरीदारी ट्रेडर्स को करनी चाहिए। 320 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 340 रुपए का टारगेट मेरे को लग रहा है आज या कल तक के सेशन में देखने को मिल सकता है। आज जो है इवनिंग में यूएस का जो बैंक है वो क्लोज है, यूएस मार्केट बंद रहेंगे तो बड़ा मोमेंटम नहीं है, बट ओवरऑल 327 के आसपास खरीदारी का ट्रेड रहेगा। जी बिल्कुल। आप अब अगले दर्शक का सवाल दे दीजिए। अमित जी गोपाल हैं दिल्ली से, सोना आज खरीदें या बेचें? खरीदारी का जो प्राइस है वो है 78,700 रुपए के आसपास। ये प्राइस अगर मिलता है तो इसमें खरीदारी का ट्रेड ट्रेडर्स को करना चाहिए, क्योंकि इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट था वो 78,600 का था। तो थोड़ी सी गिरावट पर खरीदारी करें। इंट्राडे में मेरे को लग रहा है 79,200, बट अगर जो लोग थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं तो 79,500 के जो है टारगेट भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 78,400 का रहेगा। अमित है ग्वालियर से, 90,050 रुपए पर सिल्वर मिनी इन्होंने खरीद रखा है, पोजीशन इनकी अभी भी खुली हुई है। क्या करना चाहिए अमित जी इनको? सिल्वर बाय की पोजीशन है, बिल्कुल ट्रेड होल्ड करना चाहिए। मैंने भी आज 90,900 के आसपास खरीदारी का ही ट्रेड रिकमेंड किया है। ऊपर में 92,000 का इनिशियल टारगेट रख सकते हैं, लेकिन अगर ये थोड़ा सा होल्ड करें, पोजिशनल टारगेट अगर ये रखना चाहे तो 94,000 के टारगेट भी सिल्वर में जल्दी देखने को मिलेंगे। ओके। हर्ष हैं जयपुर से, नेचुरल गैस क्या करना चाहिए? हालांकि अमित जी आपने सवाल जवाब दे दिए थे, फिर भी एक बार इनके लिए बता दीजिए हर्ष के लिए। 327 के आसपास खरीदारी करें, 320 का एसएल है, 340 का टारगेट रहेगा। ओके। अगले दर्शक हमारे साथ कृष्ण हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? अमित जी कॉपर पर क्या राय है? कॉपर में एक टेम्पररी टॉप फॉर्मेशन एज पर चार्ट दिखाई दे रहा है। 832 के आसपास भाव है। 2 रुपए की और बढ़त अगर होती है 834 के आसपास तो बिकवाली करके चलना चाहिए। टारगेट रहेगा 822 रुपए का। 839 रुपए का स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करके चलना चाहिए। विवेक सिंह है अहमदाबाद से, क्रूड 6,600 के स्ट्राइक की कॉल खरीदी है, 17 फरवरी की एक्सपायरी वाली, 320 रुपए पे बाई किया है। क्या करे? टारगेट और एसएल बता दीजिए इनके प्रीमियम का अमित जी। एक बार के लिए लग रहा है कि क्रूड ऑयल जो है बॉटम आउट हो रहा है, तो कॉल इन्होंने खरीदी हुई है, इनको बिल्कुल करंट भाव पे निकल जाना चाहिए। अगर ये चाहें तो बिकवाली करके भी चल सकते हैं। क्रूड ऑयल एज पर फ्यूचर वायदा 6,720 के आसपास बिकवाली करें। 6,800 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे में 6,600 रुपए, और अगर थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड जो मेरा है वो 6,400 तक का टारगेट भी क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है। तो कॉल ऑप्शन से निकल जाने की सलाह रहेगी। हैं नासिक से, क्रूड के पुट ऑप्शंस इन्होंने खरीद रखा है, इन्होंने भी 6,600 के स्ट्राइक की पुट खरीदी है 202 में। क्या करें अमित जी? बने रहना चाहिए। अभी इसका जो भी मौजूदा भाव वहां से 40 पॉइंट ऊपर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन, नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मेरे को लग रहा है 6600 के आसपास जो है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में, और थोड़ा सा अगर ये होल्ड करें तो 6400 के भाव भी क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है। तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ इनको बने रहना चाहिए। पेश सोनी है राजकोट से, गोल्ड मिनी में BTST स्ट्रैटेजी कौन सी सही रहेगी अमित जी? बिल्कुल बिल्कुल खरीदारी का ही ट्रेड है। एज पर जैसे मैंने फरवरी वायदा बड़े गोल्ड की जो बात करी, उसके अकॉर्डिंग ये खरीदारी का ही ट्रेड लेके चल सकते हैं। बस थोड़ा सा डिप्स का इनको वेट करना चाहिए। 78,800 या 700 के आसपास अगर गोल्ड मिलता है तो एज पर उसके अकॉर्डिंग मिनी लॉट में ट्रेड कर सकते हैं। 78,500 रुपए का स्टॉप लॉस लगा, ऊपर में 79,400 का टारगेट रहेगा। अगले दर्शक हमारे साथ परवीन है पुणे से, टर्मरिक और कोरिएंडर, हल्दी और धनिया का व्यू जानना चाह रहे थे। सादरी जी आप बताइए क्या करना चाहिए इनको टर्मरिक में और कोरिएंडर में? नमस्कार शोभन जी। नमस्कार सर। टर्मरिक में हम देख रहे हैं कि तकरीबन पिछले 2 हफ्ते में अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट ने तकरीबन 1,000 रुपया निकाल दिया है। काफी बेरिश सेंटीमेंट उसमें बन चुका है, और मेरे ख्याल से यही बेरिश सेंटीमेंट फिलहाल ये हफ्ते भी कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। पिक्चर तभी क्लियर होगी जब निजामाबाद के अराइवल्स अभी ये मंथ के एंड में शुरू होंगे। तो मेरी उनको यही सलाह होगी कि टर्मरिक करंट लेवल से और यहाँ से अगर थोड़ा बहुत बाउंस भी होता है अपर साइड में,
तो सेल करके ही चले। तकरीबन मेरा व्यू रहेगा कि टर्मरिक में वो करंट लेवल से सेल करके चले। टारगेट बना सकते हैं तकरीबन 13,600 से 13,700 तक का, और 14,150 तक का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। धनिया में भी हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट ने पिछले 2-3 हफ्ते पहले तकरीबन 8800 प्लस का भी अपसाइड बनाया था, लेकिन वहां से कंटिन्यू तकरीबन 500 रुपए ऊपर साइड से निकल चुके हैं। और वही ट्रेंड मुझे धनिया में फिलहाल भी कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही प्राइसेस थोड़े बहुत अपर साइड पे सस्टेन होने लगते हैं तो फिजिकल डिमांड साथ नहीं दे रही है। प्लस जो गुजरात की सोइंग है वो भी पिछले साल के मुकाबले कायम है। इनफैक्ट 3% बढ़ के तकरीबन 1.30 लाख हेक्टेयर है। हाँ, राजस्थान के अमित आंकड़े जी, भी अगले कुछ दिनों में क्लियर अमित होते जी हुए के लिए दिख रहे हैं। नॉन एग्री बहुत है, ये सिर्फ एग्री बोलते हैं। तो सर मेरा ये सजेशन है कि आप एक बार के लिए धनिया भी उछाले पे और करंट लेवल से धीरे धीरे एक बार के लिए सेल करके चल सकते हैं। टारगेट रहेगा तकरीबन 8250 से लेके 8270 तक, और स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 8520 से लेके 8550 तक का। सर एक काउंटर और है जीरा, यहाँ पर क्या लग रहा है? ये तो काफी नीचे की तरफ आता जा रहा है, हालांकि आज हल्की तेजी जरूर देखी, लेकिन आगे क्या होगा जीरे में? विष्णु जी, जीरा में भी मेरा पर्सनल व्यू करंट लेवल्स पे तेजी के ट्रेड का नहीं है। जीरा में भी पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 4.25 से 5% तक का हमने करेक्शन देखा है। 9 मंथ के लो प्राइसेस को टच करके आया है 22,130 पिछले हफ्ते। तो करंट माहौल को देखते हुए थोड़ा सेंटीमेंट बेरिश ही मेंटेन रहेगा। तकरीबन 21,900 से लेके 22,000 तक के लिए सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 22,500 से 550। ओके, अब बात करते हैं ग्वार सीड ग्वारगम की। इन दोनों पर क्या राय है सादरी जी? ग्वार सीड ग्वारगम में विश्वमोहन जी, हमने पिछले एक महीने में तकरीबन 300 से 400 रुपए का अच्छा करेक्शन देखा है। जबकि 5100 तक के प्राइजेस आ चुके थे ग्वार सीड में, वहां से हमने तकरीबन 5550 तक की अच्छी रिकवरी देखी है। ओपन इंटरेस्ट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने में मिली है। तो यही ट्रेंड हो सकता है कि एक बार आप शायद अगले एक आध हफ्ते के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं कि अगर किसी ने 5100 आसपास में बाय किया हो तो एक बार वो 5500 5500 के आसपास अपनी पोजीशन लाइट कर सकते हैं। पर अगर लॉन्ग टर्म व्यू देखे अगले 15 दिन से एक महीने का, तो मुझे ग्वार सीड और बढ़िया दिख रहा है। तकरीबन हम 5700 तक के भी प्राइजेस ये साइकिल में एक बार देख सकते हैं। तो 5700 के लिए बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 5400 का। ओके, एक दर्शक है विकास है गाजियाबाद से, 90,100 रुपए पे चांदी इन्होंने खरीद रखी है, क्या करना चाहिए? काफी हेवी लॉट की बाइंग इन्होंने की है, क्या करना चाहिए अमित जी? अमित जी, चलिए अमित जी अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन उनकी जो सलाह थी चांदी पर वो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्क्रीन पर। उन्होंने जो राय दी थी हमारे दर्शकों के लिए कि 90,900 पे खरीदें, 92,000 तक जा सकता है, और एसएल इन्होंने 90,300 का लगाने की सलाह दी थी। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह यहाँ पर आ रही है। चलिए इसी के साथ इस शो को यहीं ख़त्म करेंगे। आप सभी दर्शकों के सवाल तो हम नहीं ले पाएंगे, कोशिश करेंगे कल के शो में आपके सवालों को शामिल करें। शुक्रिया सादरी साहब, आपने वक्त निकाला। हमारे एग्री के जितने भी दर्शक थे उनको आपने फटाफट से राय दी। कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटेंगे, ब्रेक के बाद भी यहाँ पे खबरें चलती रहेंगी, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ।